पहले लेक्चर के अंदर हम डायग्नोज करना सीख रहे थे, हाउ टू डायग्नोज ए पेशेंट या क्लाइंट वट एवर ए नॉर्मल पर्सन ना। नॉर्मल के लिए भी वही प्रोसीजर है, अब नॉर्मल के लिए भी वही प्रोसीजर है। किसी इंसान को नॉर्मल कहना हो या अब नॉर्मल कहना हो, उसके लिए एक साइंटिफिक वे हमारे पास, वो वे ये है कि जिसमें आप लोगों ने सीखा था लास्ट टाइम, पूरी केस हिस्ट्री सीखी थी। फॉर एग्जांपल लेना, फिर नोट्स बनाने, नोट्स के बनाने के बाद चीज़ों को नैरो डाउन करना, नैरो डाउन करने के बाद एक आइडिया लेना, ठीक है। उस आइडिया के बाद आपने क्या करना है, उस आइडिया के बाद आपने बनानी है बैटरी। जो आपको आइडिया आएगा कि फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है, वट एवर स्कंडी डिसऑर्डर है, जो भी है, उसके बाद जो आइडिया आ रहा है उसको कंफर्मेशन के लिए डीएसएम में आपने पढ़ा होगा, डीएसएम में आपको पता होगा कि ये डिप्रेशन के 5 सिम्टम है, 6 सिम्टम है, उसका क्राइटेरिया ये है, ये फुलफिल हो रहा है, वो डीएसएम आइडिया देता है, डीएसएम डायग्नोज नहीं करता। क्लियर? डीएसएम आइडिया देता है, डायग्नोज आप करते हैं। अब याद रखिए, डायग्नोज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बैटरी, जो हम बनाने जा रहे हैं, जो आप लोगों ने बनानी है। ये असाइनमेंट में इंक्लूड होगी, इसलिए एक हफ्ता दिया आप लोगों को, जो मैं चीज़ करवा रहा हूँ सारी इंक्लूड होगी। क्लियर? तो बैटरी बनाने के लिए एक क्वेश्चन है, डीएसएम 4 एंड 5 के अंदर एक डिफरेंस आए हैं बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें तो, है ना। सबसे बड़ा तो रोमन कि डीएसएम 4 जो था वो रोमन लैंग्वेज में होता था, अब उसको दोबारा नंबर्स में कर दिया गया ना, ये पहला डिफरेंस था। फिर दूसरा डिफरेंस था कि डीएसएम को कैटेगोरिकल या नॉमिनल कहा जाता था, है ना। और नॉमिनल उसको क्यों कहा जाता था, उसके पीछे पूरी हिस्ट्री होती है डायग्नोज करने की। मल्टी एक्सल सिस्टम होता था ना। मल्टी एक्सल सिस्टम क्या था, आज आप पढ़ने जा रहे हैं, डीएसएम 5 में नहीं है, ठीक है। मल्टी एक्सल सिस्टम जो है बेसिकली एक कैटेगोरिकल अप्रोच है, जिसके थ्रू सिम्टम बेस आप किसी को डायग्नोज करते हैं, है ना। डीएसएम उसी के ऊपर था पहले, और इसके मुतबादल था ICD-10। ICD-10 में डायग्नोज कैसे करते थे, पैराग्राफ में करते हैं, जैसे मेडिकल के डॉक्टर नहीं होते, ही सफरिंग फ्रॉम द ADHD विद टाइप ऑफ द वट एवर, कोड नंबर दिस, ठीक है। उसके बाद एक डॉक्टर की लैंग्वेज होती है, अगर आप देखें तो डायग्नोज में, है ना, उसमें पैराग्राफ में होता है। ICD-10 जो है मेडिकल की अप्रोच है, साइकेट्रिस्ट अप्रोच है, उसमें जो आपकी डिस्क्रिप्शन है बेसिकली वो क्या होगी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डायग्नोज होगा। जबकि डीएसएम 5 में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं था, डीएसएम 5 ER तक नहीं था, उसमें क्या था, कैटेगोरिकल डायग्नोज होता था। बट अभी जो लेटेस्ट डीएसएम आया, डीएसएम 5 एंड ICD-10 दोनों में इक्वलेंस आई है कि इनका जो डायग्नोस्टिक का मेथड है वो क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, मेडिकल प्रोफेशनल है, आप डायग्नोज किस में करेंगे, पैराग्राफ में। उस पैराग्राफ में लिखते क्या हैं, क्या लिखना होता है, क्या नहीं लिखना होता, बेसिकली वो आज आप लोगों को बताते हैं। मल्टी एक्सल सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले बाकी मैं डिफरेंसेस नहीं बताऊंगा, क्योंकि 2 बड़े डिफरेंसेस आए हैं, हम उसकी नेक्स्ट क्लास लेंगे डीएसएम 5 में। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर चेंजेस आई हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर कि चैप्टर नया आया। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि डीएसएम में जो चैप्टर्स आए हैं, कुछ डिसऑर्डर मिक्स किए गए हैं ना, कुछ डिसऑर्डर को मिक्स किया गया बेसिकली, कई चैप्टर्स में निकाल के नए चैप्टर बनाए गए, 18 नए चैप्टर्स आए हैं, 18 है ना, उनमें कुछ डिसऑर्डर कंपाइल है, कुछ नए ऐड किए गए हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर चैप्टर वाइज चेंज आया है ना। फंक्शनल चेंज क्या आया इसमें, उसमें ये आया कि इसकी डेफिनेशंस, कोई डिसऑर्डर का क्राइटेरिया, डेफिनेशन, टाइप्स, डिफरेंट डिसऑर्डर्स की चेंज हो गई हैं, उनके क्राइटेरिया चेंज हो गए हैं, यानी कि फंक्शनल लेवल के ऊपर उसके चेंज आया है ना। डेफिनेशंस में चेंज आया होगा, क्राइटेरिया में चेंज, वो बड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, या आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 2 तरह की चेंजेस, उनमें से एक बड़ी चेंजेस ये है, डायग्नोज करने के लिए मल्टी एक्सल सिस्टम का समझना बहुत ज़रूरी है। अगर जिसको डीएसएम 4 ER नहीं आता या डीएसएम 4 नहीं आता, वो डीएसएम उठाएगा तो उसके लिए पीछे से अगर नॉलेज नहीं होगी तो यूजलेस है पढ़ना। डीएसएम 4 आएगा, डीएसएम के अंदर जो चेंजिंग आई है 4 के अंदर, जब वो चेंजेस अंडरस्टैंड होगी आपको कि ये चेंज आया है इसके अंदर, फिर आप डीएसएम 5 को बहुत ही अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, है ना। जैसे ऑटिज्म के अंदर चेंज आया, ऑटिज्म के अंदर मतलब टाइप चेंज हो गई है उसकी क्राइटेरिया की, उसमें डिफरेंट नेम लेवल्स आ गए हैं ना। अगर आपने ऑटिज्म को पहले पढ़ा ही नहीं है कि 3 लेवल के ऊपर चेंजेस कहाँ हैं, क्या है, फिर आपको डीएसएम 5 समझने में मुश्किल होगी। डीएसएम 5 ऐसे ही होगा जैसे बच्चों से शुरू करते हैं, ये चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आ रहे कि डायग्नोज के अंदर मल्टी एक्सल सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिंक करूंगा डायग्नोज के साथ। डायग्नोज किसके, बैटरी में।
कि बैटरी कैसे डेवलप करते हैं। अभी तक आपने नोट्स बनाने सीखे थे, लास्ट टाइम हिस्ट्री लेके नोट्स बनाने सीखे थे, नोट्स से आप लोगों ने नैरो डाउन करना सीखा था, नैरो डाउन करने के बाद एक फुल फ्लैज आपके सामने पिक्स आ रही थी, ऐसे ही था ना डिफरेंट डिसऑर्डर्स की, वो अकॉर्डिंग टू DSM नॉलेज था आपके पास। अब आपने बैटरी बनानी है। बैटरी बनाने से पहले एक चीज़ याद रखे, एक सिस्टम था मल्टी एक्सल सिस्टम। बोर्ड मार्कर है, मुझे बोर्ड मार्कर दीजिएगा। मल्टी एक्सल सिस्टम, मल्टी एक्सल सिस्टम क्या है बेसिकली? DSM 4 में या DR को आज से पहले जो कहा जाता है, DSM पहले से कहता है कैटेगोरिकल एंड नॉमिनल सिस्टम कहा जाता था, सिम्टम बेस। ये क्यों कहा जाता था? इसमें जो डायग्नोज होता था आज से पहले वो बेसिकली कैटेगोरिकल होता था। मल्टी एक्सल सिस्टम आज से पहले DSM कैटेगोरिकल था। इसका वर्ड आपने बड़ा हर बार MCQs में आ जाता है कि DSM कौन सा सिस्टम है, यानी कंटिन्यूस सिस्टम है या फिर कैटेगोरिकल है। इसको कैटेगोरिकल कहते क्यों थे? इसमें मल्टी एक्सल सिस्टम को DSM 5 में ख़त्म कर दिया गया है, बट हम क्यों पढ़ रहे हैं, है क्या? आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप बैटरी बना सकते हैं, बहुत ही ठीक है। मल्टी एक्सल सिस्टम या डायग्नोज सही कर सकते हैं। अगर ये नहीं आपको आता, यही चीज़ें आपने इनकॉर्पोरेट करनी है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तभी करेंगे जब इनका पता होगा, और कैटेगोरिकल कैसे लिखते हैं ये भी पता होना चाहिए। मल्टी एक्सल सिस्टम था क्या? मल्टी एक्सल सिस्टम 5 एक्सेस से 5 एक्सेस, अब 5 एक्सेस क्या था मल्टी एक्सल सिस्टम में? 5 एक्सेस। अब एक्सेस में क्या था? एक्सेस में किसी एक इंसान की, क्लाइंट कह लें, नॉर्मल कह लें, पेशेंट कह लें, वट एवर, इट्स अप टू यू, ठीक है। उस बंदे की पूरी हिस्ट्री होती थी, किस चीज़ की? साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल, जो हमने पहले दिन डेफिनेशन पढ़ी थी ना क्लिनिकल की, वो सारी हिस्ट्री इसमें आती थी। और उस हिस्ट्री के बाद आप उस इंसान की एक पिक्स बनाते थे ना अपने माइंड के अंदर, प्रोफाइल जिसे कहते हैं, पेशेंट की प्रोफाइल बनती है ना यहाँ, वो पूरी की पूरी प्रोफाइल बना रहे होते थे। आने एक्सेस सिस्टम में होता गया, एक्स सिस्टम 1 में आपको एक चीज़ समझ आ गई कि ये साइकेट्रिस्ट, इसकी पूरी की पूरी एक इंसान की पूरी हिस्ट्री है। कौन सी है? बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, वट एवर, सारी की सारी हिस्ट्री है उसके अंदर। अब है क्या? इंटीग्रेशन है ये बेसिकली। अब एक्सेस 1, एक्सेस 2 क्या था? X1 के ऊपर किसी को डायग्नोज करना होता था DSM 5 के अकॉर्डिंगली, तो इस सिस्टम में करते थे। किसी को डायग्नोज करना होता था, क्या करते थे? X1 के ऊपर इसी तरह आप X बनाते थे, X1, X2, X3, X4 टेबल बनाते थे। और टेबल 1 पे क्या लिखते थे? डायग्नोस्टिक। कौन सा डायग्नोज? हमेशा याद रखिएगा, X1 के ऊपर होता था जनरल डिसऑर्डर, जनरल डिसऑर्डर प्लस टाइप प्लस कोड। ये क्या था? X1 के ऊपर किसी इंसान के बारे में जो DSM के अकॉर्डिंगली क्या था? जनरल डिसऑर्डर। जनरल डिसऑर्डर कौन सा होता है? प्राइमरी डिसऑर्डर। प्राइमरी डिसऑर्डर कौन सा होता है? जैसा कि मैं कहूँ डिप्रेशन है किसी इंसान को, डिप्रेशन है, उसका मेन क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है अकॉर्डिंग टू DSM, बट दूसरे डिसऑर्डर के सिम्टम्स या फीचर्स हैं उसके साथ, जैसे एंग्जाइटी के हैं, शिज़ोफ्रेनिक के हैं, बट उनका क्राइटेरिया फुलफिल। तो यहाँ जनरल डिसऑर्डर वो है जिसको आप फुल फ्लैग जानते हैं, जो वाकई होगा, क्लियर होगा डिसऑर्डर, क्लियर, इसे जनरल डिसऑर्डर कहते थे। उनका नाम लिखना आप लोगों ने, जैसा कि डिप्रेशन, उसकी टाइप। अभी जो डिप्रेशन डिसऑर्डर में DSM 5 के अकॉर्डिंग उसकी अपनी टाइप्स आ गई डिप्रेशन की, बच्चों में, बड़ों में, एज वाइज, हर तरह ना, वुमेन्स में, वट एवर हम टाइप्स पढ़ेंगे उसकी। यहाँ इमेजिन करें, आप एज्यूम करें अभी कि डिप्रेशन है विद टाइप एंड कोड जो DSM में दिया होता था। ये पहले X पे क्या होता था? एक इंसान के डिसऑर्डर की इंफॉर्मेशन होती थी जो आपने DSM में पढ़ी हुई है, ऐसे ही है। X1 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की इंफॉर्मेशन अगर देखा जाए तो। X2 के ऊपर क्या था? यहाँ था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी प्लस पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट क्या करते थे आप लोग? X2 के ऊपर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब एक इंसान को एक डिसऑर्डर तो आपने पहले पर दिखा दिया, X1 पे जनरल डिसऑर्डर है, X2 पे क्या देखना होता था?
रूल आउट करना होता था आप लोगों ने किसी इंसान को, उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो नहीं है, उसको पर्सनालिटी की प्रॉब्लम में भी डिप्रेशन हो साथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, ऐसा हो सकता है? मे बी हो सकता है, मे बी नहीं हो सकता। मे बी डिप्रेशन हो साथ पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, उसकी पर्सनालिटी ऐसी हो, एंशियस पर्सनालिटी हो, है ना, डिसऑर्डर है या पर्सनालिटी है, आई डोंट नो। पर्सनालिटी ऐसी होगी तो क्या होगा, अगर डिसऑर्डर होगा तो क्या होगा। इस चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए आपने यहाँ लिखना होता था एक्स्ट्रा आईडी मीन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और पर्सनालिटी डिसऑर्डर को रूल आउट करना होता था X2 के ऊपर। जनरल डिसऑर्डर प्लस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड पर्सनालिटी, उसकी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स वट एवर पर्सनालिटी डिसफंक्शनिंग के बारे में जानना है ना। 3 के ऊपर क्या होता था? 3 के ऊपर था मेडिकल कंडीशन। ये क्या था? मेडिकल कंडीशन क्या है? यानी कि डिसऑर्डर शुरू होने से पहले वट एवर, या अभी आप आए हैं, आपको कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, आपको कोई डिजीज तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ADHD के बच्चों में देखें तो कहते हैं, अक्सर माएँ बताती हैं कि मलेरिया हुआ था, है ना, या वट एवर कोई हुआ था, उसके बाद ऐसा हुआ, उसके झटका लगने के बाद कोई बुखार चढ़ा था, वट एवर जो भी हो, किसी का ऑपरेशन हुआ होता है। मेडिकल कोई भी हिस्ट्री, कोई भी मेडिकल के बारे में जो आपकी हिस्ट्री होगी यहाँ लिखनी है आप लोगों ने। देखें साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजी, पर्सनालिटी एंड ये कौन सी है? मेडिकल हिस्ट्री, बायोलॉजिकल जिसे कहते हैं। और इसके अलावा बायोलॉजिकल और भी होती है हिस्ट्री। जैसे ही आपके पास पेशेंट आता है तो अगर हॉस्पिटल सिस्टमैटिक वे में बना हुआ है, जैसे बाहर होता है, बाहर आपके पास पेशेंट डायरेक्ट नहीं आता। बाहर क्या होता है? सबसे पहले पेशेंट जाता है मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास, मेडिकल स्पेशलिस्ट उसको रेफर करता है लिख के कि इसको न्यूरो सर्जन के पास भेजा जाए, इसको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजा जाए, इसको साइकेट्रिस्ट के पास भेजा जाए, इसको एक मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास, वट एवर। आपने क्या करना होता है? आपके कार्ड के ऊपर लिख दिया जाता है आपने विजिट करना है साइकेट्रिस्ट को इस दिन इस टाइम, न्यूरो सर्जन को इस दिन इस टाइम। सबसे पहले आपने किसको विजिट करना होता है? सबसे पहले आपने करना होता है न्यूरो सर्जन को। न्यूरो सर्जन क्या करता है? आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग देखता है, कॉग्निटिव लेवल को, है ना, मेडिकल लेवल को देखता है। कैसे देखता है? वो आपकी fMRI करवाएगा, MRI करवाएगा, EEG देखेगा कि ब्रेन का हिस्सा डैमेज तो नहीं हुआ हुआ, हार्मोनल चेंज तो नहीं है इसमें, जो आपने हार्मोन डोपामाइन फलाना वट एवर, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब मेल फंक्शनिंग उनकी हो रही ना बायोलॉजिकल। तो किसका केस हुआ? डेफिनेटली न्यूरो सर्जन का या साइकेट्रिस्ट का। आपका केस है उसमें, मे बी आपका केस भी है। फिर आपको साथ साथ सपोर्टिंग थेरेपी के लिए रखा जाएगा, ऐसे ही है ना। फिर वो केस न्यूरो सर्जन के पास, अगर उसका ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज होगा तो वो न्यूरो का केस है, उसकी सर्जरी होगी, वट एवर, है ना। अगर नहीं है तो फिर वो किसके पास रेफर होगा? साइकेट्रिस्ट के पास। साइकेट्रिस्ट हार्मोनल उसका लेवल देखेगा, वट एवर, ठीक है ना। फिर वो देखेगा, वो देखने के बाद आपको सपोर्टिंग थेरेपी के लिए साइकोलॉजिस्ट को करेगा। एक हायरार्की बनी हुई ना, कोई बड़ा छोटा सब इक्वल है, हर एक का रोल है एक जगह पे। पहले बायोलॉजिकल मेकअप देखा जाता है आपका कि यहाँ तो डैमेज नहीं है, अगर है तो आपने क्या करना है ना। मगर ऐसा नहीं होता पाकिस्तान में। पाकिस्तान में डायरेक्ट पेशेंट आपके पास आते हैं, मे बी रेफर किए होते हैं साइकेट्रिस्ट के, मे बी न्यूरो सर्जन के नहीं। सबसे बड़ा रोल किसका होता है? न्यूरो सर्जन का। फिर सारे मिलके एक दिन कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये लोग हॉस्पिटल में सारे इकट्ठे होते हैं ना, सारे एक दिन में कॉन्फ्रेंस करते हैं। कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? केस प्रेजेंटेशन होती है इनके सामने, हर बंदा अपनी अपनी राय देता है ना, फिर डायग्नोज होता है मिलके, हर बंदा अपनी वैल्यूएशन करता है। दिस इज द मेडिकल हिस्ट्री। और इस मेडिकल हिस्ट्री में बेसिकली आपकी बायोलॉजिकल हिस्ट्री भी आ सकती है, न्यूरो भी आ, वट एवर सारी आ सकती है ना। फिर इसके बाद चौथे एक्स पे क्या है? सोशल स्ट्रेसर्स। साइकोसोशल भी कह सकते हैं, वैसे भी कह सकते हैं। सोशल स्ट्रेसर्स कौन से हैं? आपको सोशल स्ट्रेसर्स कौन से होते हैं? आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। और साइकोसोशल साइकोलॉजिकल इंडिविजुअल के हैं, सोशल एनवायरनमेंट से है। दोनों तरफ प्रॉब्लम हो सकता है, इंसान को खुद भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी पर्सनालिटी ऐसी हो, कोपिंग स्टाइल अच्छे ना हो, कोप अप ना कर पा रहा हो, है ना। दिस इज द पर्सनालिटी इश्यूज। मे बी इंडिविजुअल का अपना इशू है ना, इसे साइकोलॉजिकल। और सोशल फैक्टर कौन से होते हैं? इन्वायरमेंट, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट जो आपको जीने नहीं देता, ट्रिगर करता आपकी प्रॉब्लम्स को ना, इनकी वजह से भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, है ना। तो दिस इज द साइकोसोशल स्ट्रेसर्स, जिसमें पेरेंट्स, पीयर्स, इटोलॉजिकल फैक्टर है। ये देखा जाए तो इटोलॉजिकल फैक्टर है। इटोलॉजिकल फैक्टर मीन टू से कॉज,
कि आपको ये डिजीज हुई है, व्हाटएवर ये डिसऑर्डर हुआ है, तो उसकी कॉज क्या है? साइको सोशल स्ट्रेसर बताएं, है ना? कौन सी हैं? बंदे को खुद की पर्सनालिटी की वजह से है, या फिर इन्वायरमेंट ने इसको इस तरह का ट्रिगर किया इस प्रॉब्लम को, ना हुआ क्यों है, व्हाटएवर। यस, सोशल स्ट्रेसर्स है, ठीक है, सोशल स्ट्रेसर्स, इन्वायरमेंटल जिसे कहते हैं ना, हमेशा 4 पे ही आता है। इसके बाद स्ट्रेसर्स है, 5 पे है जीएफ। जीएफ है कि जीएफ है ग्लोबल असेसमेंट फंक्शनिंग है कि ग्लोबल फंक्शनिंग असेसमेंट है, व्हाटएवर देख लीजिएगा। ये क्या होता है? ये एक समझ लें कि यहाँ आपके सिम्टम्स है आपके सामने आए हुए, इसमें होता है कि एक ना रेटिंग दी हुई है, किस चीज़ की रेटिंग दी हुई है? 0, 10, 20, 30, 40, इसी तरह 100 तक है फॉर एग्जाम्पल। इसमें होता क्या है? यहाँ होते हैं सिम्टम्स, इसने खुद दिए हुए हैं सिम्टम किसके? स्कूल प्रॉब्लम, एकेडमिक प्रॉब्लम, यहाँ लिखे होंगे सिम्टम। फिर दूसरे 10 के ऊपर भी लिखे होंगे, 30 के ऊपर भी, 14 के ऊपर भी, हर एक 10 के गैप के बाद ये लिखे होते थे, इसे जीएफ में कहते थे ना। आपने अपने केस के जो सिम्टम्स होते थे, जो आपके पास नैरो डाउन करके निकले होते थे, उनको मैच करना होता था इनमें से, जिसमें वो मैच हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल आप 50 में मैच हो गया आपका सिम्टम, ये 50 में मैच हो गया तो आपका जीएफ में क्या आया? 50। ये 0 से जैसे जैसे हम 100 की तरफ जाते हैं, सेवेरिटी लेवल को बताता है। 0 माइल्ड होता है, माइल्ड प्रॉब्लम इंसानों के सबके होते हैं। जैसे ही हम 100 के करीब जाते हैं तो ये बेसिकली उसके प्रॉब्लम्स के सेवेरिटी लेवल बताता है, हमारी एडजस्टमेंट बताता है, बेसिकली इन्वायरमेंट के साथ हमारे प्रॉब्लम्स की एडजस्टमेंट बताता है ना। ये अब DSM-5 में ख़त्म हो गया है ना। इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, इसके ऊपर ऑब्जेक्शन थे कि ये क्यों ले रहे हैं, ये कैसे सेवेरिटी लेवल बता सकता है? जब हम सिम्टम को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ये कैसे बता सकता है ना, व्हाटएवर। ये था मल्टी एक्सल सिस्टम। अब मल्टी एक्सल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर समझ आ जाए तो इसकी बेस के ऊपर अब क्या होगा? पहले इस तरह लिखते थे, हर डिसऑर्डर का यहाँ लिखते डिप्रेशन विद टाइप, इसी तरह ये टेबल बना के लिखते थे। इसको क्या कहते थे? कैटेगोरिकल या नॉमिनल सिस्टम। सिम्टम बेस है, ये सिम्टम बेस बना था ना सारा का सारा, DSM सारा सिम्टम बेस है ना। ये सिम्टम बेस्ड कैटेगोरिकल सिस्टम है, इसलिए इसको DSM को कैटेगोरिकल एंड नॉमिनल सिस्टम कहते हैं। सिम्टम बेस्ड ऐसा ही है ना, ये बेस था। अब ये खत्म हो गया DSM-5 में। उन्होंने कहा ICD जिस तरह डायग्नोज करता है वो कैटेगोरिकल नहीं करता, वो क्या करता है? पैराग्राफ में यही चीज होती है उसमें, बट पैराग्राफ में। फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट A हैज सफरिंग फ्रॉम द व्हाटएवर जो भी है, is suffering from the ADHD type of attention deficit with code number this, ठीक है, फुल स्टॉप, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये पैराग्राफ में लिखना होता है ये चीज़ें। पहले ऐसे नहीं थी, पहले ये पिक्स देते थे इस तरह बना के, ठीक है। डायग्नोज, ये डायग्नोज करते थे, डायग्नोज सिस्टम था कि डायग्नोज कैसे करते हैं। अब ये खत्म, अब आप ICD-10 की तरह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देंगे। DSM-5 में ये चेंज आया है। अब ये मैंने क्यों पढ़ाया आपको? मैंने कहा था अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आप डायग्नोज नहीं कर सकते। पहली असाइनमेंट जो आपने नोट्स पढ़े हैं, उस नोट्स को पढ़ने के बाद मैंने आपको कहा था लास्ट पे आप डायग्नोज करेंगे, है ना। डायग्नोज कैसे करेंगे? ये सिस्टम खत्म हो चुका है, आपने लिखना ही है ना। डायग्नोज बड़ा आसान होता है लिखना। लिखने में लिखना क्या है? कोई चीज़ मिस तो नहीं करनी, सीधी एक लाइन भी तो लिख सकता हूँ, सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन, है ना। पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन, कितनी आसान लाइन है, बट इसके अंदर हजारों टाइप्स हैं, कोड है, अभी लेटेस्ट आ चुके हैं। ये चीज़ कैसे लिखनी है, कैसे डायग्नोज करना है, कैसे कंफर्मेशन करनी है, आप आ जाए। इसके लिए जो आपने नोट्स में आपसे बनवा रहा हूँ वो आप लोगों ने बनाने के बाद वो आपको DSM के अकॉर्डिंगली क्राइटेरिया देंगे, आइडिया देंगे कि डिप्रेशन है, व्हाटएवर। जिस तरह मैं ये कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जब आपने नोट्स बनाए हैं, थोड़ा सा पीछे आ जाए, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नोट्स तक दिया था, इसको भूल जाएं। अब ये मल्टी एक्सल सिस्टम आ गया, इसका मैं यूज़ बताता हूँ। बैटरी में इसका यूज़ करेंगे, किसमें यूज़ करेंगे इसका? जब बैटरी बनाएंगे तब इसका यूज़ करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ। मैंने आपको क्या किया, फिर हिस्ट्री ली थी आप लोगों ने पेशेंट की, उसके नोट्स बनाए आप लोगों ने। नोट्स बनाने के बाद क्या किया था? नैरो डाउन किया था उनको, है ना। नैरो डाउन करने के बाद आपने सिम्टम सेपरेट किए इसमें, फिर इनको सिम्टम को जोड़ के आपने सिम्टम की बेस के ऊपर डिफरेंशिएट किया DSM की बेस के ऊपर कि कौन सा डिसऑर्डर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं
तीन तरह के डिसऑर्डर्स हैं इसमें। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, शिज़ोफ्रेनिक है। ये तीन डिसऑर्डर हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी है, शिज़ोफ्रेनिक। फॉर एग्जांपल आपको इनके सिम्टम मिलते हैं, इसके 6 सिम्टम मिले, इसके 3 मिले, इसके 2 मिले, व्हाटएवर और भी है, बहुत लाइन में नीचे लगे हुए डिसऑर्डर, उनके भी सिम्टम्स हैं। ऐसा ही है ना। अब इनको डायग्नोज करना है, मैं क्या इस पेशेंट को डिप्रेशन डायग्नोज कर दूं? क्यों डायग्नोज कर दूं? डीएसएम के अकॉर्डिंगली इसका क्राइटेरिया फुलफिल है, सिम्टम फुलफिल है पहले के, बट इसका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है, सिम्टम फुलफिल नहीं है। ये देखिए थोड़ी देर पहले डीएसएम ने तो आपको गाइड किया है, डीएसएम पे बुक लिखी हुई है, ये चीज़ें तो आपने निकाली पेशेंट में से। और थोड़ी देर पहले जाए मैंने आपको कहा था कि एक एरर आता है रिसर्चर की वजह से, एक एरर आता है मे बी जो बंदा रिपोर्ट कर रहा है वो गलत बोल रहा हो, मे बी आपसे सब्जेक्टिविटी आ गई और सर्च में, क्या इस पे बिलीव करूं या ना करूं? नो, आइडिया है ना, आइडिया आपने कहा डीएसएम की बुक पढ़ ली, अच्छा ये सिम्टम है तो मैंने डिसऑर्डर दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है साइकोलॉजी में। आखिर तक हम ये कहते हैं हम रूल आउट कर रहे हैं एरर को। ये एक आइडिया बनकर डिप्रेशन ये है, फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी ये है, अब है या नहीं है ये तो एक आइडिया है ना, इसकी कंफर्मेशन किसके थ्रू होगी? बैटरी के थ्रू। अब आपने करना ये है, बैटरी बनानी है, ठीक है। बैटरी बनानी है कंफर्मेशन के लिए। अब इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रिंसिपल डायग्नोज एंड प्रिविजनल डायग्नोज या टेंटेटिव डायग्नोज की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं। अगर DSM-4 या DR के आप पहले पेजेस देखें, उनमें बहुत डिटेल में यही लेक्चर लिखा होगा सारा जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है। ये सारा लेक्चर उससे DSM से ही रिलेटेड है। अब एक होता है प्रिविजनल डायग्नोज, एक होता है प्रिंसिपल। डिफरेंट वे में लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, मैं बहुत ही लेमैन की लैंग्वेज में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। प्रिंसिपल डायग्नोज, टेंटेटिव या प्रिविजनल, दोनों में क्या डिफरेंस? टेंटेटिव या प्रिविजनल और प्रिंसिपल डायग्नोज। इसके अलावा और टाइप भी हैं, बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं ना। अब प्रिंसिपल डायग्नोज क्या होता है? प्रिंसिपल डायग्नोज ये होता है जब आपके सिम्टम क्लियर हो DSM के अकॉर्डिंगली और आपके स्केल भी क्लियरली वही डिटेल दे रहे हो, बिल्कुल क्लियर कट सारे रिजल्ट्स आ रहे हो, इसे क्या कहते हैं? बेसिकली इस बंदे को ऐसा डायग्नोज को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डायग्नोज कहते हैं। क्या कहते हैं? जब आपका आइडिया और जो स्टैंडर्डाइज स्केल आपने यूज किया, अभी बैटरी बनाएंगे, वो क्लियर बता रहे हो, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो क्या कहते हैं इसको? प्रिंसिपल डायग्नोज। और प्रिविजनल डायग्नोज क्या होता है? मे बी आप आइडिया लेके आए ये डिसऑर्डर हो, डिप्रेशन, ये कोमोर्बिड सिम्टम, ऐसा ना हो, आपके स्केल और कुछ के हैं बैटरी के, और आपकी जो कंफर्मेशन है पीछे से जो आपने DSM में ली थी वो कुछ और हो। देयर इज अ कंफ्यूजन, बट आप स्टैंड लेते हैं किसके ऊपर लेते हैं? बैटरी के ऊपर, क्योंकि उसमें स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, आपकी राय कुछ नहीं होती, आपकी राय कंफर्मेशन किसके थ्रू होती है? स्टैंडर्डाइज स्केल जो बैटरी में यूज करेंगे, स्टैंडर्डाइज स्केल और कुछ के हैं, आपकी राय और कुछ। यू आर कंफ्यूज, अब कंफ्यूज हो जाते हैं ना, बट आप डायग्नोज तो देना है आपने, और डायग्नोज किसकी बेस के ऊपर देते हैं? स्टैंडर्डाइज स्केल के ऊपर, जो वो कहें वही होता है ना। आप स्टैंडर्डाइज, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप डायग्नोज देते हैं, आप डायग्नोज देते हुए कहते हैं यार पीछे कुछ और निकला था, जब मैंने DSM को पढ़ा, बैटरी लगाई तो रिजल्ट और आ गए। मे भी बैटरी लगाते हुए आपने कोई फॉल्ट आ जाए, या बंदे ने सही फिल ना किया हो, या आपने सही फिल ना करवाया हो, है ना, प्रोटोकॉल फॉलो ना किया हो, इसका मतलब समथिंग रॉन्ग, उसकी वजह से रिजल्ट ऐसे आए हैं, तो डाउटफुल हो गया इस तरह का। तो इस तरह के डायग्नोज को क्या कहते हैं? प्रिविजनल डायग्नोज देती हैं। टेंटेटिव, इसका मतलब होता है सामने वाले के लिए सिंपल वे में कि मैं कंफ्यूज हूँ, आप इसको फर्दर प्रॉब करें, है ना। अगर कोई और लेना चाहता है, किसी और के पास ये केस जाता है तो प्रॉब करें। अब ये डायग्नोज देते हैं कैसे? प्रिंसिपल एंड प्रिविजनल। उसके लिए बनानी पड़ती है बैटरी। बैटरी वो वाली नहीं है जो कार वाली बैटरी होती है, ये साइकोलॉजिकल बैटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे बैटरी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? बैटरी में बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट, है ना। अब ये प्रोजेक्टिव का कॉम्बिनेशन बनता कैसे है? एक बात आपको बता दूं मैं फिर, ये बैटरी जो है फिक्स नहीं होती,
साइकोलॉजी में कोई चीज़ फिक्स नहीं है ना। ये बैटरी फिक्स नहीं है। अभी जो बैटरी बनाने वाले हैं, ये बैटरी जो मैं बनाऊंगा फॉर एग्जांपल ये वेरी करेगी पेशेंट टू पेशेंट, कल्चर टू कल्चर, जेंडर टू जेंडर, ठीक है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल 2 डिप्रेशन के पेशेंट होंगे, सेम सिम्टम के साथ होंगे, बट दोनों के ऊपर बैटरी डिफरेंट हो सकती है। इट्स टोटली अप टू यू। 2 पेशेंट, दोनों के ऊपर अलग अलग, क्योंकि एक की एज कम है, एक की एज, एक फीमेल है, एक में भी वेरिएशन हो सकती है, मे भी एक के प्रॉब्लम और हैं, एक के प्रॉब्लम और हो सकती है, कॉन्सिक्वेंस जो भी डिसऑर्डर है वो एक हो सकता है ना। प्रॉब्लम डिफरेंट तो बैटरी डिफरेंट, है ना। इसका मतलब है बैटरी कोई फिक्स नहीं होती, ये आपके ऊपर है आपने कैसे सेट करनी है। सबसे मुश्किल काम यही होता है कि बैटरी सेट करना। ये केस टू केस वेरी करती है, कल्चर टू कल्चर वेरी करती है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, एज टू एज, जेंडर टू जेंडर। हर एक के ऊपर इस बैटरी को सिस्टमेटिक वे में करने का वे डिफरेंट होता है ना। अब आज बनती कैसे, मैं नॉर्मली बता रहा हूँ आप लोगों को, बैटरी कोई फिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले इसमें भी बहुत ज़्यादा अप्रोचेज हैं, हर बंदा अपने अकॉर्डिंगली कर सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि जब भी कोई चीज़ करें तो मैक्सिमम एविडेंस दें। हम क्या कर रहे हैं, कंफर्मेशन कर रहे हैं कि जो डिसऑर्डर है वो है कि नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं। एक एविडेंस DSM मैंने दिया, दूसरा एविडेंस ये बैटरी बना गए, और उस बैटरी के अंदर भी एविडेंस मैक्सिमम ले रहे हैं हम लोग। जितने मिनिमम होंगे उतना वीक होता है केस, जितने मैक्सिमम एविडेंस होते हैं उतना बेस्ट होता है। बैटरी में कितने स्केल लगाएं, कुछ लोग कहते हैं, मुझे अक्सर क्वेश्चन आता है कि सर कितने स्केल लगाएं कितने ना लगाएं। मैं फिर उनको एक ही जवाब देता हूँ कि कंफर्मेशन है। जितने ज़्यादा एविडेंस उतना स्ट्रॉन्ग केस, जितने कम स्केल उतना वीक केस। हाँ, अगर आपका एक स्केल के ऊपर भी डायग्नोज हो सकता है, ये बैटरी एक स्केल पे बन सकती है, 2 पे बन सकती है, 3 पे बन सकती है, 4 पे भी, 5 पे भी, 10 पे भी, है ना। इट्स अप टू यू, अगेन अप टू यू। अगर आप जितने एक्सपर्ट हैं उस तरह की बैटरी बनाएंगे। मिनिमम कितने होना चाहिए, मैक्सिमम कितने होना चाहिए, कोई फिक्स नहीं है बैटरी के अंदर। अगेन आपके ऊपर है, आपके पास है क्या, है ना। इसमें कितने स्केल्स हैं, कौन सा फ्रूटफुल स्केल है, यानी कि कौन सा स्केल लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। आगे सबसे पहले हमेशा जब ये बैटरी बनानी, सबसे पहले पेशेंट एक बैटरी का पार्ट फिल करके आया होता है। कौन सा पार्ट, न्यूरो सर्जन या साइकेट्रिक के मेडिकल एक्सपर्ट ने उनकी MRI, FMRI, EG की होती है ब्रेन के हिस्से को देखने के लिए, कॉग्निटिव लेवल को, है ना। कॉग्निटिव लेवल को देखने के लिए उन्होंने पहले क्या की होती है, स्कैनिंग की होती है, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी को देखने के लिए। तो ब्रेन का हिस्सा डैमेज तो नहीं है। अगर ब्रेन का हिस्सा डैमेज है तो फिर आपका केस है, मे भी किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, ब्रेन का हिस्सा डैमेज हो जाए, उसकी वजह से सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हो ना, या फिर हार्मोनल कोई चेंज हो, व्हाटएवर, वो आपका केस है। नो, वो किसका केस है, डेफिनेटली न्यूरो सर्जन का, साइकेट्रिस्ट का, है ना। इसके लिए उन्होंने पहले स्कैनिंग की होती है, MRI, FMRI, EG, व्हाटएवर, हज़ारों टेस्ट हैं हर चीज़ के, वो पहले किए होते हैं, उनके पास रिपोर्ट्स होती है। वो कौन सी रिपोर्ट होती है, वो कॉग्निटिव होती है। कौन सी होती है, कॉग्निटिव लेवल को चेक कर रहे होते हैं। अब इमेजिन करें कॉग्निटिव डेफिशिएंसी कह लें या कॉग्निटिव लेवल करें, व्हाटएवर। अब हम कैसे चेक करें, इमेजिन करें, ऐसा तो होता ही नहीं पाकिस्तान में। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, हमने ही सब कुछ करना होता है। NGOs में आपको चांस मिलता है या इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल्स में चांस मिलता है। उसके बाद अगर साइकेट्रिस्ट के यार इसका न्यूरो का प्रॉब्लम नहीं है तो किसको रेफ़र करेगा, आप लोगों को। ऐसा ही है, जब आपके पास आ जाए तो फिर आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने उसका फिर कॉग्निटिव लेवल चेक करना है। न्यूरो सर्जन तो ये देख रहा है ब्रेन का हिस्सा डैमेज है, हार्मोनल चेंजेस है, बट कॉग्निटिव फंक्शनिंग को नहीं देख रहा था। कॉग्निटिव फंक्शनिंग डिफरेंट है। कॉग्निटिव फंक्शनिंग क्या होती है बेटा, बेसिकली परफॉर्म करना IQ के अकॉर्डिंगली, है ना। वो क्या हो सकता है, जैसा कि आप स्केल लगा सकते हैं, यहाँ लगा रहे हैं SPM, CPM। 12 साल से कम बच्चा होगा तो उसके ऊपर कौन सा लगेगा, कलर प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट। 12 साल से या 12 साल वाला होगा, बड़ा होगा तो क्या लगेगा, SPM। और क्या हो सकता है, बेस। इसका बच्चा होगा तो जूनियर वर्जन, चिल्ड्रन वर्जन, बड़ा अडोल्सन होगा तो वो अडल्ट वर्जन, बड़ा होगा तो अडल्ट अडोल्सन, तीनों वर्जन, है ना। इसी तरह स्टॉसन टेस्ट इंटेलिजेंस को मेजर करता है। गिफ्ट टेस्ट क्या, हाँ यस, बेसिकली आप BGD से भी मेजर हो सकती है इंटेलिजेंट।
हर तरह से मैयर हो सकती है, आपके ऊपर आपको कौन सा बेस्ट आता है। और जो बेस्ट माना जाता है बेसिकली वेस्लर माना जाता है। वेस्लर में वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस है, जबकि बाकी टेस्ट में किसी में वर्बल है किसी में नॉन वर्बल है ना, अकेले अकेले ये कंपनी अकेला ही है। फिर इसके अलावा ये टेस्ट जो है एजुकेटर और नॉन एजुकेटर दोनों के ऊपर अप्लाई हो जाता है, बट टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है बहुत ज़्यादा, इसलिए लोग यूज़ नहीं करते। SPM टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, 30 मिनट्स में आपका टेस्ट हो जाता है या वट एवर 45 मिनट्स में पता चल जाता है, और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है ना, इसलिए यूज़ कर लेते हैं। बट अप्रोप्रिएट जो है वेस्लर है, वेस्लर का जो मर्जी वर्जन यूज़ करें, ठीक है। ये किस चीज़ को मेजर कर रहे होते हैं? कॉग्निटिव लेवल को। एक कॉग्निटिव लेवल उन्होंने किया, यहाँ हम कॉग्निटिव फंक्शनिंग को, कॉग्निटिव डेफिशिएंसी को दोबारा मेजर कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली, है ना, अपनी बैटरी के अंदर। पहला कंपोनेंट इंटेलिजेंस का स्केल लगाना आप लोगों ने, कोई भी, हाँ कोई भी व्हाटएवर। फिर दूसरा कंपोनेंट, अब ये लिखिएगा, ये जो कंपोनेंट था, अगर आप लोग ये पढ़ें मल्टी एक्सल सिस्टम, मल्टी एक्सल सिस्टम में ये क्या था? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी X2 के ऊपर क्या था? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को रूल आउट कर रहा था। DSM-4 में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को रूल आउट करने के लिए SPM लगाया जाता था। फॉर एग्जांपल SPM के ऊपर किसी इंसान को डिसेबल कहना हो तो कैसे पता चलता है इंटेलेक्चुअली डिसेबल? कितना स्कोर होना चाहिए? बिलो 70। बिलो 70 के बाद अगर डिवीजन थी उसकी, प्रोफाइंड, सीवियर, वो मैंने क्लास में करवाई थी आप लोगों को ना। अगर 70 से नीचे किसी का स्कोर आ जाए तो इंटेलेक्चुअल डिसेबल में आ जाता है। अगर आपके SPM के इन टेस्ट में किसी का 70 से बिलो है, इट्स मीन इंटेलेक्चुअल डिसेबल। ये आपने X2 के लिए इकट्ठी की है इन्फॉर्मेशन, अब ये खत्म हो गया। DSM-5 में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए स्केल यूज़ नहीं करते, ये आपकी बैटरी के लिए है, पहले करते थे ऐसे, ठीक है। ये रूल आउट हो गया। जो हम पहला स्केल का पहला पार्ट इसके लिए लगाते हैं, याद रखिएगा। पार्ट टू में इसी के साथ है, ये पहला पार्ट लेते हैं इसमें, इसके बाद ये वाला जनरल डिसऑर्डर। अब आपके पास डिसऑर्डर तो बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, शिज़ोफ्रेनिक है, व्हाटएवर और भी हैं। अब मैं किस डिसऑर्डर को जनरल लूँ? जनरल डिसऑर्डर का मतलब होता है आपके पास इतने ज़्यादा डिसऑर्डर्स हैं, इनमें पहला डिसऑर्डर डिप्रेशन है, दूसरा ये है जिसका अकॉर्डिंग टू DSM क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो, सिम्टम वाइज, एज व्हाटएवर, टाइप वाइज व्हाटएवर, इसका जो भी है क्राइटेरिया DSM के अकॉर्डिंगली फुलफिल हो रहा हो, और जिसका ये एंजाइटी है फॉर एग्जाम्पल इसके 3 सिम्टम है, मिनिमम 6 होना चाहिए लास्ट 6 मंथ में, ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा बट सिम्टम तो है ना, मे बी टाइम के साथ साथ डेवलप कर जाएं, मे बी उसने कंसील किया हो, मे बी आप गलत रिपोर्ट कर रहे हो, मे बी इसको एंजाइटी हो, मे बी डिप्रेशन ना हो, आप कह रहे हैं डिप्रेशन है, मे बी एंजाइटी हो। ये देखिए सारे सिम्टम तो है मगर इनका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है। जिसका क्राइटेरिया फुलफिल होता है वो कौन सा डिसऑर्डर होता है? अकॉर्डिंग टू DSM आइडिया होता है ना, दिस इज जस्ट आइडिया, सिम्टम बेस्ड। किसका पूरा है यहाँ? डिप्रेशन का। और बाकी क्या है? कोमोर्बिड सिम्टम्स है। कौन कौन से हैं? एंजाइटी एंड शिज़ोफ्रेनिक। अब कौन सा स्केल लगाएं जनरल डिसऑर्डर के लिए? ये वाला, जिसका क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू DSM पूरा होगा, इधर स्केल लगाना। जैसे डिप्रेशन है, इसका स्केल कौन सा है? हजारों स्केल है, BDI है, इसके अलावा और भी होगा, डैश नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए होता है। अगर आपको नॉर्मल इंसानों में लग रहा है डिप्रेशन है तो नॉर्मल के लिए आप कर सकते हैं। BDI जो क्लिनिकल का स्केल है, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री, आप ये लगाते हैं। ये कौन सा स्केल हो गया? अगर यहाँ आ गया तो ये किसका कंपोनेंट? 2 इज X1 कंप्लीट, X2 का एक कंपोनेंट कंप्लीट हुआ है। यही हमने करना है अभी, जो करने लगे हैं यही फुलफिल करना है अभी हमने। ये सारी चीज़ें वही देखनी है, इस डायग्नोज देना है ना हमने। डायग्नोज देने के लिए कौन सी इंफॉर्मेशन? कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास है, कुछ इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी करनी है ना। एक ये होगी इकट्ठी, एक ये होगी इकट्ठी, इकट्ठी हुई ना, कंबाइन होगी। अब कौन सी रह गई है? ये नहीं है हमारे पास। अब ये कैसे देखें? यहाँ पर्सनैलिटी का स्केल लगा लेते हैं। अगर बच्चा है, पर्सनैलिटी के तो हज़ारों स्केल है। प्रोजेक्टिव टेस्ट बच्चों के लिए HTP है, HFD है, बड़ों के लिए TET है, 12 साल से ऊपर वाले के लिए। बहुत कॉम्प्लेक्स केस हो तो रौशा है, यानी बहुत ही पर्सनैलिटी के टेस्ट है। इसका मतलब है इस पर्सनैलिटी के टेस्ट के अंदर यहाँ क्या लगेगा? मे बी HFD, HTP, TAT, रौशा, व्हाटएवर, हज़ारों टेस्ट हैं। ये डिपेंड करता है एज के ऊपर एंड पेशेंट के ऊपर, है ना। पेशेंट क्या है, उसकी एज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली सेट करेंगे। बच्चा है फॉर 5 से 12 साल वाला, उसके लिए प्रेफर किया जाता है HFD।
HTP 12 साल से ज़्यादा है, TAT बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस है, तो रोशा है ना, व्हाटएवर जो भी है, ये है पर्सनैलिटी का टेस्ट। ये आपको पर्सनैलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, क्लियर। बट ये प्रोजेक्टिव टेस्ट यूज़ किए, एक यूज़ करें, दो करें, व्हाटएवर कितने यूज़ करें, कुछ लोग कहते हैं एक यूज़ करें, दो करें, इट्स अप टू यू। आपका एम पूरा होता है कि नहीं होता। अगर आपका एम मैं बताऊंगा, एक से ज़्यादा प्रोजेक्टिव टेस्ट कब यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ एक ही यूज़ करना आप लोगों ने, जो सफिशिएंट हो, ठीक है, अप्रोप्रिएट हो, अकॉर्डिंग टू एज। फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन सा स्केल होगा, फिर नेक्स्ट आप लोग स्टैंडर्डाइज पर्सनैलिटी टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे MMPI, वो भी पर्सनैलिटी को मेजर करता है ना। 16 PF और PF 16 आपने सुना है ना, 16 PF, कोई एक यूज़ कर ले, MMPI भी यूज़ कर सकते हैं। ये पर्सनैलिटी को मेजर कर रहे हैं, ये दोनों टेस्ट इसको मेजर कर रहे हैं, पर्सनैलिटी को। और ये पर्सनैलिटी हमें चाहिए थी, यहाँ डिसफंक्शनिंग उसकी डिसऑर्डर है या फंक्शनिंग है, ये भी क्लियर। स्टैंडर्डाइज एंड प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टिव दोनों टेस्ट हो गए, क्लियर। आप आ जाए, तीसरा टेस्ट होगा कोमोर्बिड सिम्टम्स। कौन सा? कोमोर्बिडिटी कहते हैं इसको बेसिकली। कोमोर्बिडिटी कौन कौन से हैं? हजारों डिसऑर्डर्स हैं जो इसके अलावा हैं, वो आप उनमें से सारे सबके ऊपर लगा लूँ स्केल में? नहीं, टाइम नहीं। OPD में 40 मिनट्स तक आप टाइम दे सकते हैं, 40 मिनट्स के बाद अगला बंदा भी होता है ना। तो इसके लिए इसका मतलब है जिसका क्लोज क्राइटेरिया हो, फुलफिल होने वाला, जिसका बहुत ही क्लोज हो कोमोर्बिड सिम्टम में, वो डिसऑर्डर जिसका क्राइटेरिया बहुत ही क्लोज हो, फुलफिल हो रहा हो, मे बी उसने रिकॉर्ड ना किया हो, उसको देखना आप। जैसे एंग्जाइटी का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, मे बी स्किज़ोफ्रेनिक का भी पूरा हो जाता है, अगर कुछ टाइम होता है सिम्टम बढ़ जाते। अब 2 का हो रहा है मुझे, एक भी हो सकता है, 2 भी, इसके अलावा भी थे, लाइन लगी हुई थी ना, मैंने इनको 2 को चूज किया कि ये 2 कोमोर्बिड सिम्टम्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या लगाऊं, अच्छा 2 स्केल लगाता हूँ, एक कौन सा है, BAI एंग्जाइटी के लिए कौन सा लगाऊंगा, बैक एंग्जाइटी इन्वेंट्री, और स्किज़ोफ्रेनिक को मेजर करने के लिए ब्रीफ साइकोटिक इन्वेंट्री। हर एक डिसऑर्डर के लिए हर एक स्केल होता है स्टैंडर्डाइज, है ना, डिफरेंट स्केल्स होते हैं स्टैंडर्डाइज, तो आपने यूज करना। जैसा कि ये ब्रीफ साइकोटिक स्केल जो है मेजर करता है स्किज़ोफ्रेनिक के लिए होता है, BI एंग्जाइटी के लिए। ये किसके लिए मैं बना रहा हूँ इन्वेंट्री, कोमोर्बिड सिम्टम्स। आप इसके अलावा आगे क्या करें, आगे भी आप बैटरी में पार्ट बना सकते हैं। जैसा कि पर्सनैलिटी के ऊपर सम टाइम मैंने बड़ों के ऊपर HTP लगा लिया, बड़ों के ऊपर HTP निकाल दिया है, बड़ों के लिए प्रेफरेबल नहीं है, 12 साल से कम के ऊपर है। हर मैनुअल की इंटरप्रिटेशन होती है। अभी आप जब मैं HTP कराऊंगा, हर मैनुअल हर एज के लिए बना हुआ, व्हाटएवर। बड़ों को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, उसमें आपने HTP लगा लिया। अब HTP इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा जो चाहिए थी हमें, क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स केस है। तो वहाँ क्या करना है, यहाँ तो उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो मैं क्या करूँ, पर्सनैलिटी को फर्दर जानने के लिए मुझे क्या करना है, कोई एक्स्ट्रा टेस्ट लगाना पड़ेगा। मुझे पता है ये तो पहले नहीं किया उसने सही तरह से, मैं कहता हूँ TAT लगा लूँ। 2 क्वालिटेटिव टेस्ट हो गए, ऊपर HTP, नीचे TAT। इस सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर इसलिए दो क्वालिटेटिव टेस्ट यूज़ करना, प्रोजेक्टिव टेस्ट यूज़ करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों की इंटरप्रिटेशन हमेशा एम्बिगुअस होती है, आपको दूसरे ट्रैक पे ले जाएगी। जब ऐसा होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप चीज़ों को समझ नहीं पाते, तो बहुत कॉम्प्लेक्स बैटरी हो जाती है। हाँ, अगर एक ही ट्रैक पे हो दोनों के अलाइनमेंट एक ही हो तो फिर तो ठीक है। अगर अलाइनमेंट एक तरफ ना हो तो फिर इसका मतलब समथिंग रॉन्ग, आप किसी और ट्रैक में चले जाएंगे ना। अभी जब इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे तो इंटरप्रिटेशन में आपको उसी तरह करवाऊंगा। आ जाए, ये हो गया। जैसे इसके अलावा और स्केल, अगर आपको लगता है कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है हिस्ट्री के अंदर से, सेक्सुअल अब्यूज़ व्हाटएवर, कोई इस तरह का केस हुआ हो, ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ हो ज़िंदगी में, वो भी लगता है कि ट्रॉमेटिक इवेंट अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, तो उसका स्केल भी लगा सकते हैं यहाँ। कोई और स्केल लगे, सोशल स्केल्स को चेक करना तो कोई और स्केल भी लगा। जितने मैक्सिमम एविडेंस होंगे उतना आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा, जितने मिनिमम एविडेंस होंगे उतनी इंफॉर्मेशन लिमिटेड होगी और आपको डायग्नोज करने में प्रॉब्लम होगी। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, बैटरी के अंदर मैक्सिमम पुट कर रहे हैं अपनी एफर्ट, है ना, ताकि हम केस तक पहुंच सके। अब ये जब इसकी पिक्स आएगी, ये हमें बताएगा कि रियल में कोमोर्बिड सिम्टम डिसऑर्डर था या रियल वाला डिसऑर्डर है। आ गया,
सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब ये मेडिकल हिस्ट्री साइकेट्रिक सोशल फैक्टर आपने हिस्ट्री में से निकालने थे, जो पूरी हिस्ट्री ली थी, और जीएफ खत्म हो चुका। अब आ गया डायग्नोज। इसकी बेस के ऊपर आप लोगों ने इसी को उठा के क्या करना होता है, यहाँ पुट करना होता है। जनरल डिसऑर्डर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन लिखते हैं विद टाइप। फिर उसके बाद क्या करना था, कॉग्निटिव डेफिशिएंसी है तो यहाँ लिख दें, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है तो यहाँ लिख दें, और नीचे उसके बाद है मेडिकल हिस्ट्री साइकेट्रिक ने दी है, सोशल फैक्टर आपने बताने हैं कि पेरेंट्स की वजह से हुआ, किसकी वजह से हुआ, और लास्ट के ऊपर जीएफ। ये बेसिकली आपने सेवरिटी लेवल देख रहा हूँ डीएसएम के आखिरी पेज के ऊपर है। ये डीएसएम 5 में नहीं है, डीएसएम 4 पीआर के आखिरी पेज के ऊपर था ये, अब ये खत्म हो चुका है। अब इसको लेटेस्ट क्या कहेंगे, ये था कैटेगोरिकल सिस्टम डायग्नोज, ये थी बैटरी कैटेगोरिकल सिस्टम के ऊपर बनाई हुई। अब ये बैटरी बनाने के बाद इसको एज ए डॉक्टर आपने लिखना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, लिखें एज ए आप रिपोर्टिंग करनी है। इसकी रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, एक पैराग्राफ लिखेंगे, सफरिंग फ्रॉम द डिप्रेशन विद टाइप दिस, कोड नंबर दिस, ठीक है। एडिशनली हैज द सम सिम्टम ऑफ द या सिम्टम ऑफ द एंजाइटी, कोमोटो सिम्टम ऑफ द एंजाइटी व्हाटएवर, वो पूरी रिपोर्ट लिखी होती है। फिर पूरी प्रोफाइल के रिजल्ट्स रिपोर्ट करने होते हैं आपने बना के, स्केल की डिटेल, इनकी सबकी रिपोर्टिंग का एक पैराग्राफ लिखना होता है कि स्केल कहता क्या है ना। हर एक के बाद लास्ट के ऊपर डायग्नोज लिखना होता है बैटरी की बेस के ऊपर। अब ये बताइएगा मुझे, जब मैक्सिमम एविडेंस होते हैं, अब याद रखिएगा एक चीज़ है, बड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ है, प्रिंसिपल डायग्नोज एंड प्रोविजनल। आप कौन सा डायग्नोज देते हैं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर ये पूरी बैटरी के रिजल्ट जो आपके आते हैं ये सेम डायरेक्शन में आपको लेके जाएं जो डीएसएम ने गाइड किया था आपको, आपकी हिस्ट्री में जो नोट्स लिए थे आपने, जो डिसऑर्डर बनाए थे, उसके अकॉर्डिंगली ये मैच करती है बैटरी, तो इसका मतलब है कि आपका डायग्नोज क्या बनेगा, प्रिंसिपल। क्योंकि क्लियर कट पता है कि हर चीज़ जैसे सोची थी आपने सोची नहीं थी, जैसे निकल रहे थे वही चीज़ें कंफर्म हुई हैं ना, मैक्सिमम एविडेंस। अगर ऐसा ना हो, आपने कुछ और लिखा हो, यहाँ कुछ और आ जाए, जैसा कि मैं सोच रहा डिप्रेशन का डिसऑर्डर है जनरल, बट एंजाइटी आ जाए मेन डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू स्केल्स, फिर क्या करें, फिर आप रिलाय करते हैं, याद रखिएगा, रूल्स के तहत बैटरी के ऊपर, स्टैंडर्डाइज स्केल्स के ऊपर। आपकी राय कुछ नहीं होती, मे बी आपकी इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं होती। असल इंटरप्रिटेशन किसकी होती है, स्टैंडर्डाइज स्केल की। पाकिस्तान में अगर आप जाएं, टाइम कम होता है, मजबूरी होती है लोगों को, अगले पेशेंट की लाइन लगी होती है, पैसे भी कमाने होते हैं, है ना, तो लोग भी कम होते हैं हॉस्पिटल्स में, 1-2 बेचारे होते हैं साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, है ना। तो फिर वहाँ क्या करते हैं, हम ये बैटरी जो है लिमिटेड बनाते हैं, 1 स्केल लगा लिया, 2 लगा लिया, 3, ये भी ठीक है, बट रेलिवेंट, है ना। याद रखिएगा इसमें, याद अगर आपकी अपनी राय और ये राय मिल गई तो प्रिंसिपल डायग्नोज, अगर ऐसा ना हो तो इसका मतलब समथिंग रॉन्ग किसी एक के साथ, बट राय किस पे करना है आपने, बैटरी के ऊपर। फिर आपने डायग्नोज फिर भी नहीं देना, फिर भी आपने क्या कहना है, ये प्रोविजनल डायग्नोज है, इनको डीएसएम की बुक के अकॉर्डिंगली ये आना चाहिए था, बट मेरी स्केल्स के अकॉर्डिंगली ये आ रहा है, तो इसका मतलब आई एम कन्फ्यूज्ड। या आप आने वाले को राय देते हैं कि अगर दूसरे बंदे के पास रेफर भी किया जाए या नेक्स्ट टाइम किसी को दिखाए भी तो ये केस, तो ये क्या होगा कि कन्फ्यूज था मैं बंदा, क्योंकि मेरी राय और थी और बैटरी की राय और आ गई है, तो इसका मतलब है कि समथिंग रॉन्ग विद माई इंटरप्रिटेशन व्हाटएवर। मेरी इंटरप्रिटेशन के साथ भी हो सकता है, रिसर्चर बाइस भी आ सकता है, मे बी पार्टिसिपेंट बाइस भी आ सकता है, तो सारा कंट्रोल किसके पास है, पार्टिसिपेंट के पास है। ऐसा ही है ना, अगर वो सही ना देना चाहे तो स्केल्स के ऊपर भी सही ना दे, मे बी, मगर उनको पता ही नहीं होता स्केल क्या है। स्केल्स के ऊपर तो सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, बोलने में तो होते हैं ना, इसमें उनको क्या पता किसका क्या मतलब है ना। अगर पता है तो फिर तो वो कंसील कर सकता है इन्फॉर्मेशन, अगर नहीं पता तो फिर क्या होगा, फिर वो राय सही देगा। तो इसलिए हम राय किस पे करते हैं, इस बैटरी पे। दिस इज द बैटरी। ये बैटरी जो है पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। जैसा कि मैं कहूँ, मैंने ये डिप्रेशन देखना बच्चों में, फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट डिसऑर्डर डिस्मॉर्फिक, वो डिप्रेशन डिसऑर्डर है, उसका नया लेटेस्ट नाम देख ली थी, पता नहीं कौन सा है, ठीक है। अब उसके लिए इन्वेंट्री डिफरेंट होगी, बच्चों का टेस्ट HTP या HFD होगा, MMPI नहीं लगेगा, कोमोrbid सिम्टम किसी और बच्चों के डिसऑर्डर के साथ होंगे ना, तो उसकी बैटरी सारी चेंज हो जाएगी। बड़ों के लिए डिप्रेशन की बैटरी ये हो, बच्चों के लिए और होती है, मे बी फीमेल में कुछ इन्वेंट्री और हो, मेल्स के लिए और बने, ये वेरी करता है केस टू केस, पेशेंट टू पेशेंट,
जेंडर टू जेंडर, ठीक है। तो इसके बाद आप करते हैं ये सारा कुछ मिला के नीचे एक लाइन में डायग्नोज। पहले ऐसे होता था, अब खत्म, अब पैराग्राफ में ICD-10 की तरह करते हैं आप लोग, ठीक है। तो मैं आपसे असाइनमेंट में ये चाहूँगा कि आप डायग्नोज करें, नोट्स बनाने के बाद उसी बंदे के ऊपर ये बैटरी लगाएं। और मैंने इसलिए इसका एक हफ्ता एक्सटेंड किया आप लोगों के लिए, सैटरडे। अब जिस बंदे से डाटा लें उसके ऊपर स्केल लगाएं, उसी टाइम निकाल के गूगल से, वट एवर टाइम लें, ठीक है। यस।